और इसकी बहुत ही डिटेल्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इन पर आज बात होनी थी, लेकिन ये बात वहाँ पर ना हो सकी। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के एक मेंबर जनाब खोकर साहब जो लाहौर से मुंतखब हुए हैं, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले उनके घर को मसमार किया गया। तो ये सिर्फ हथकंडे हैं खोकर साहब को दबाने के, असम्बली से दूर रखने के, ताकि वो इस पार्टी का साथ ना दे सकें, अवाम की नुमाइंदगी ना कर सकें। ये इतने ओछे और घटिया हथकंडे पाकिस्तान की तारीफ में किसी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए जो आज हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान की तारीख में किसी मेंबर असम्बली का घर मिसमार नहीं किया गया। आज हम उस हद तक भी जा पहुंचे हैं कि जहां बेटियां, बच्चे, बहनें, बीवियां जहाँ रहती थी, उस घर को रात के अंधेरे में मसमार किया गया। आज खोकर साहब ने क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज दिया था कि मुझे असम्बली के इजलास में अपनी नुमाइंदगी करने से रोकने के लिए ये काम किया जाता है। वहाँ पर स्पीकर साहब ने जब हुकूमत के वज़रा को इजाज़त दी तो उन्होंने बजाय असम्बली के रूल्स के मुताबिक कि इस मामले को असम्बली की कमेटी में भेजना चाहिए या नहीं, उन्होंने वहाँ पर खोकर साहब पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हमने कुछ देर सुना, स्पीकर साहब से गुजारिश की कि जनाब इनको बोले एडमिशन पर बात करें कि क्या ये बात असम्बली में बहस हो सकती है या नहीं, कमेटी में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन वज़ीर साहब भी बदस्तूर कायम रहे अपने घटिया इल्ज़ामात पर, और स्पीकर साहब भी अवाम के मामलात का दिफा ना कर सके, असम्बली के हक़ का दिफा ना कर सके, और जिस मेंबर को नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश हुकूमत कर रही है उसका भी दिफा ना कर सके। और जो मामला यहाँ पर पैदा हुआ वो बदस्तूर कायम है, और स्पीकर साहब कोई बदकिस्मती से फैसला भी ना दे सके। फैसला सिर्फ ये देना था कि क्या इस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक की कमेटी इसको कंसिडर कर सकती है या नहीं। अगर एक असम्बली के मेंबर के घर गिराने जो हुकूमत ने गिराया, उस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो फिर क्या देखेगी। तो स्पीकर साहब को जो फैसला आएगा वो फैसले का हमें इल्म है। हमें स्पीकर साहब की काबिलियत पे और उनकी असम्बली से मोहब्बत पे कोई शुबा नहीं है। जो हम 2.5 साल से मामला देख रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इस असम्बली को इस्तेहकाक कमेटी में भेज दें जहां उस वजीर के लगाए हुए इल्ज़ामात भी शामिल हों। हम तो चाहते हैं कि इस्तेहकाक कमेटी में ये वजीर आएँ, वहाँ पर कैमरे लगे हों, वो कहें कि खोकर साहब ने कब्ज़ा किया या नहीं किया। खोकर साहब अपना जवाब देंगे, हाई कोर्ट के क्या फैसले हैं, अदालतों के क्या स्टे हैं, ये सब मामलात वहाँ सामने आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आज हुकूमत इन ओछे हथकंडों से असम्बली के मेंबरान को दबाना चाहती है। जब सेनेट के इलेक्शन नज़दीक हों, जब मुल्की मामलात की बात हो, जब दलील ना रहे, तो फिर हुकूमत इन ओछे हथकंडों पर उतर आई है। आज हमारे जो मेंबर वफात पा गए थे, ज़ारे शाह साहब दस्का से, उनके बेटे को भी, और फिर वही राना सनाउल्लाह साहब की तरह उस पर मंशियात डालकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ताकि उसका असर जो बाई इलेक्शन दस्का में हो रहा है उस पर पड़े। तो एक तवील दास्तान है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुल्क की कौमी असम्बली का स्पीकर भी एक फरीक बन गया है। कौमी असम्बली का स्पीकर PTI की पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, वहाँ पर बैठता है, उसकी गैर जानबदारी पर आज उंगलियां उठती हैं, जानबदारी के सबूत हैं। ऐसे मामलात में असम्बली कहाँ चलेगी और यहाँ पर अवाम के मामलात कब डिस्कस होंगे। असम्बली पिछले जुमे को शुरू हुई और अब पीर वाले दिन फिर होगी। ये 10 दिन का अरसा है। ये असम्बली की कार्रवाई के 10 दिन गिने जाएंगे। जो 130 दिन साल में होते हैं, ये उसमें से 10 दिन मिनहा कर दिए जाएंगे।
असम्बली के मेंबरान को वजीफा भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन काम कितना हुआ? जुमे वाले दिन 10 मिनट, पीर वाले दिन 1 घंटा, मंगल वाले दिन प्राइवेट मेंबर डे था, 185 आइटम्स का एजेंडा था, 22 आइटम डिस्कस हुए, इजलास कोई 2.5-3 घंटे चला, ख़त्म हो गया। और स्पीकर साहब ने बुध और जुमेरात की छुट्टी कर दी और आज इजलास 1.5 घंटा चला। यानी ये 5 घंटे से कम असम्बली का इजलास चला है, लेकिन दिन जो हैं वो 10 गिने जाएंगे। ये रवैया है आज हुकूमत का। कोई पाकिस्तान की अवाम की बात इन 10 दिनों में इस असम्बली की कार्रवाई में नहीं हुई। एक अमेंडमेंट बिल जो कमेटी ने 22 मिनट में पास किया, आज स्पीकर साहब ने हमारे एहतजाज के दौरान 5 सेकंड में उसको हाउस में ले कर दिया। ये आइन की तरमीम करने जा रहे हैं, और आइन की तरमीम क्या है कि जो उनके वजीर जो दोहरी शहरियत रखते हैं उनको एनआरओ दिया जाए। ये इतनी लंबी कहानी है यहाँ पर कि रोज़ 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो तो कम है, लेकिन इसको आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई इतनी है कि आज आम आदमी के पास ये फैसला करना पड़ता है कि बिजली का बिल दूं या बच्चों की फीस दूं या खाने के पैसे दूं। बात यहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अपनी हुक्मरानी के जोम में आज इन बातों से भी बेखबर हैं, और वो इदारा जहाँ पर अवाम की बात होती है उसको मफलूज करके रख दिया है। ये आज की पाकिस्तान की कौमी असम्बली की और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हकीकत है। जैसे अभी शाहिद साहब ने बयान किया है कि कौमी असम्बली मफलूज हो चुकी है, मैं सिर्फ इसमें ये इजाफा करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एक फ़ाइल खोली गई थी, प्रोजेक्ट इमरान खान। ये प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट इमरान खान के फेलियर के साथ मुल्क और रियासत भी डूब रही है, और तीसरे साल में जब हुकूमत इनसे नहीं चल रही तो एक बयानिया ये हुकूमत मुसलसल तकरार के साथ अपने तर्जुमानों के ज़रिए मुल्क में फैला रही है कि इमरान अहमद नियाज़ी के अलावा इस मुल्क में सब के सब लोग चोर हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं और गद्दार हैं। गोया के हुब्बुल वतनी, दियानत और ईमानदारी के जुमला हकूक हाजी इमरान अहमद नियाज़ी साहब के पास हैं। अल्लाह करे कि ऐसा होता, लेकिन कौम इस ईमानदारी को क्या अचार डाले कि जब इस ईमानदार नियाज़ी, जाली ईमानदार नियाज़ी साहब के होते हुए बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोज़गारी, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन खारजा पॉलिसी, कश्मीर का सकूत, सी पैक बंद, करप्शन के नए रिकॉर्ड, तो ये फिर ईमानदारी नहीं है, ये बदतरीन नालायकी है और ये बदतरीन करप्शन है। और हुकूमत के वज़रा ने और वज़ीर आज़म ने हमें कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जब उर्दू तर्जुमा आएगा तो आपको पता लगेगा कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का डेटा है, जबकि रिपोर्ट की बहुत सादा अंग्रेज़ी में, जिसे एक मैट्रिक का तालिब इल्म भी पढ़ सकता है, ये वाज़े तौर पे बयान किया गया है कि इस रिपोर्ट का डेटा 2019-2020 पीटीआई के 2 सालों का है। तो जनाब आपने हमें ये बतला दिया कि वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर सादा अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ सकते। मैं समझता हूँ कि अब हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये इस्तफसार करना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह की डिग्री इमरान नियाज़ी साहब को दी है कि ये वो सादा अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ सकते जो एक मैट्रिक का तालिब इल्म पढ़ सकता है।
कि इस रिपोर्ट को बनाने वालों ने इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पे बयान किया है कि ये रिपोर्ट पिछले 2 सालों के डेटा के ऊपर मबनी है। अब शायद जो उर्दू का तर्जुमा ये करवाना चाहते हैं उसके लिए भी जस्टिस अजमत सईद साहब के निगरानी में एक कमीशन ना बना दें। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि पाकिस्तान की बार काउंसिल ने, पाकिस्तान के वकला बरादरी ने भी जस्टिस अजमत सईद साहब पर ब्रॉडशीट कमीशन के लिए अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। चूंकि वो मौसूफ हो सकता है बहुत काबिल हों, हमें उनसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो इस पूरे मामले में एक फरीक है। ही इज ए स्टेक होल्डर। वो नैब की टीम में उस वक्त शामिल थे जब ब्रॉड स्ट्रीट के साथ मामला दस्तखत हुआ और तय पाया। वो उस जेआईटी के निगरान थे जिस जेआईटी के मफरूजों के ऊपर ब्रॉडशीट को कॉम्पनसेशन दी गई है। वो शौकत खानम में उस बोर्ड के मेंबर हैं जिसमें इमरान खान साहब ने अपने नहायत ही चहेते और फैमिली के मेंबर्स को बोर्ड का मेंबर बनाया हुआ है। चूंकि दैट इज अ फैमिली ट्रस्ट, शौकत खानम जो है वो इसेंशियली एक फैमिली ट्रस्ट है। तो जो अजमत सईद साहब एक फैमिली ट्रस्ट के मेंबर हैं, इमरान खान साहब के इतने चहेते हैं, उनसे ब्रॉडशीट की तफ्तीश कराने का मतलब यह है कि कुछ पर्दादारी है, कुछ चीज़ों को छुपाना मकसूद है और कुछ अपने मुखालफीन पर किरदार कुशी करना मकसूद है। ब्रॉडशीट पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें अरबों रुपए पाकिस्तान के लुटाए गए हैं, नाम नेहाद झूठे एहतसाब के नाम पे जो नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी के लिए किया गया। पीआईए का तैयारा, उसकी लीज मनी तो अदा नहीं की गई, वो कुर्क होने दिया गया, लेकिन ब्रॉडशीट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर एडवांस में अदायगी कर दी गई। एक बच्चा भी समझ सकता है दाल में काला ही नहीं है बल्कि दाल में सुपर काला है। तो लिहाजा ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी है, अपनी नालायकी से मईशत डुबो चुकी है, अब एक एक करके इदारों को तबाह कर रही है। पार्लियामेंट को एक ऐसे स्पीकर के जरिए जो वजीर आजम का जाती मुलाजिम भी शायद इस तरह पार्लियामेंट को ना चलाए जिस तरह वो वजीर आजम की खुशनुदी के लिए पार्लियामेंट को बुलडोज करता है। और अब जस्टिस अजमत सईद को ब्रॉडशीट कमीशन में लाकर ये पाकिस्तान की अदलिया को भी तनाज़े में घसीटना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है। कौमें और रियासतें इदारों की गैर जानिबदारी और इदारों की साख के ऊपर ही चलते हैं। जब किसी कौम और रियासत के इदारों को मुतनाज़े कर दिया जाए तो उस रियासत की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ये बताएं, एक तो पहले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से मेरी ये अपील है, दरख्वास्त है कि मुस्लिम लीग नून ने जो प्रिंट मीडिया का ब्लैकआउट किया हुआ है उसे ख़त्म कर दे। एक बात मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने ये सुना था आपने कहा कि शर्म नहीं है, हया नहीं है, दूसरी तरफ हमें पीडीएम की तरफ ये नज़र आता है कि आप माजरत खाना रवैया अख्तियार कर चुके हैं। आप वज़ीर आज़म की हुकूमत को गिराने निकले थे और आज स्पीकर तक महदूद हो गए हैं, तो वो हुकूमत गिराने का एजेंडा कहाँ है सर? इसी के ऊपर सप्लीमेंट्री दे दें जी। आजकल टॉक शोज और बहस मुबाहिसों में ये बात बहुत ज़्यादा होती है कि पीडीएम जो है वो टूट फूट का शिकार है और उसमें अब बहुत ज़्यादा डिवीजन आ गई है। तो आगे जो है सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो अब आगे जो पीडीएम करने क्या जा रही है ये थैंक यू। हुकूमत गिराने के बारे में और कोई बात बस हुकूमत गिराने आपके हवाले से आज अली जैदी ने एक बयान जारी किया है,
उसमें आपकी फैमिली पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं और कहा गया है कि 1 करोड़ रुपए माफ़ कराए गए हवाई कंपनी बनाने के हवाले से। तो उन्होंने 1991 की पोस्ट शुरू की है, फ्रंट पे ये पोस्ट की है, अखबार की खबर शायद की है और कहा कि आपके वाले मरहूम साहब जी ने- जी सर, मुझे मुझे जो मर्जी इल्जाम लगा ले, नैब का मुकदमा बना ले, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ हर काम के लिए। जिसने मुझ पे इल्जाम लगाना है, मेरे खिलाफ 2 केस चल रहे हैं नैब के, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। अली जैदी साहब इस किस्म के जो तमाशाई हैं, जो कुछ प्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो बातें वो टीवी पर करते रहे हैं, वो उस केस में शरीक हो जाएं। दोनों केस जिसमें चाहे कराची में शरीक हो, इस्लामाबाद में हो, दोनों में हो, और सबूत लेकर वहाँ मुहैया करें। मैं हाजिर हूँ। हुकूमत गिराने जहाँ का पर- एजेंडा जो हमने- जी, हमारा दावा या हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं था। हमारा दावा, हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। हुकूमत उस निज़ाम की खराबी का नमूना है और हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये सारी बात है। ये PDM का असूल था, ये उसका मंशूर है, ये वाहिद नुकाती बयानिया है, उस पर PDM आज भी कायम है। PDM के अंदर कोई इंतशार नहीं है। PDM 11 जमातें हैं, इख्तलाफ राय हमेशा रहता है, मुशावरत होती है, एक बात पर इतफाक़ होता है और वही PDM इम्प्लीमेंट करती है। जो उसकी पाबंदी नहीं करेगा वो PDM से खारिज है। आज तक हर फैसले की मुकम्मल पाबंदी हर जमात ने की है। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मैं मुल्क में तब्दीली कैसे ले आऊं, क्योंकि हर 5 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं, तो ये अरसा जो है इंतहाई कम है, तो ऐसे में तब्दीली कैसे लाऊं, इस पर क्या जी, कहें? वो मेरे पास 2 आइन की किताबें हैं, एक मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेज रहा हूँ, एक स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ, वो पढ़ लें कि आइन मुल्क का क्या है। देखिए इसका आपके जवाब इनका जवाब देखिए। जिस सतह के वजीर आजम साहब नालायक हैं, 5 साल छोड़ के इन्हें 500 साल भी दे दिए जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। वासी साहब, मियां नवाज शरीफ से आपने कहा था कि आज के बाद मिलिट्री लीडरशिप से जो भी मिलेगा वो पार्टी लीडरशिप से डिस्कस करेगा, तो जुबैर साहब की जो मुलाकात हुई थी उस पर अभी तक टीम की कोई रिस्पांस नहीं आई सामने। जुबैर साहब भी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे उस वाक़े का इल्म नहीं है, वो भी नाश्ता करने गए थे और आर्मी चीफ भी नाश्ता करने आए थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात, वहाँ सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई है, टीवी पर भी आया है। तो हमें इन चीज़ों को उसी बात में देखना चाहिए। तो मुलाकात अब वहाँ से जुबैर साहब फ़ोन करते मुझे या मियाँ नवाज शरीफ को कि जी मैं नाश्ते पे आया हूँ, तो क्या वो मेरे सामने आए हैं, मुलाकात तो मुलाकात हो या ना हो, ये इखलाकी, हमने तो कभी इखलाकी कदरें नहीं छोड़ी। शायद साहब डिफेंस मिनिस्टर आपके पास आते हैं, अपोजिशन चैम्बर में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेशन लेके आते हैं, आप लोगों से मिन्नतें की जाती हैं कि आप स्पीकर के साथ चले, स्पीकर के इजलासों में आए, उसके बाद फिर उनका रवैया वही हो जाता है, जबकि आप ये मामला रेज भी करते हैं अपने तहफ़्ज़ात स्पीकर के हवाले से कि आइन साजी को बिलडोज किया जाता है, कानून साजी को, अब फिर वही रवैया है। तो इसके बाद अब क्या मज़ीद बातचीत की गुंजाइश है इस मामले पे? देखिए, बातचीत की कभी गुंजाइश ख़त्म नहीं होती। परवेज़ खट्टर साहब आए थे जुम्मे वाले दिन और हमने उनको बताया था कि जनाब यहाँ पर कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर असेंबली के रवायात हैं, असेंबली के रूल्स हैं, उसके मुताबिक असेंबली चलाएं। स्पीकर साहब 2.5 साल से सैकड़ों दफ़ा बातचीत हुई है, एक बात कभी पास नहीं रखा गया और आज असेंबली मफलूज है। मैंने अभी बताया है 10 दिन में 10 दिन के पैसे पाकिस्तान की अवाम अदा करेंगे। असेंबली में बात 5 घंटे हुई है और उसमें कोई बात पाकिस्तान के अवाम की नहीं हुई। अब्बासी साहब आजकल वैसे टेलीफोन कहीं से आ रहे हैं जी, कोई टेलीफोन आ रहे हैं आजकल कहीं से? मैं चेक करता हूँ, मुझे तो नहीं आया। बाकी कोई मौका दे देंगे। शाह साहब जेल में, खुर्शीद शाह साहब जेल में, उन्होंने दरख्वास्त की हुई है कि प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए न कहें स्पीकर को। अभी आप कह रहे हैं घरों पे कब्जे भी हो रहे हैं, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबसी नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं समझ रहे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा जिसकी वजह से बेबसी का इजहार किया जा रहा है? मैं बेबसी का इजहार नहीं है, मुझे अफसोस का इजहार कि जिस मुल्क के स्पीकर को ये नज़र ना आता हो कि पूरा फ्रंट बेंच अपोजिशन का खाली पड़ा हुआ है, उस स्पीकर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जो असेंबली का स्पीकर का काम, स्पीकर जानिबदार नहीं होता, उसका काम असेंबली के हकूक़ और मेंबरान के हकूक़ का दिफा होता है, चाहे वो अपोजिशन में हो या असेंबली में हो। और सबसे बड़ा राइट जो असेंबली के मेंबर का होता है वो बात करना होता है,
पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ की बात करना होता है। जो स्पीकर उसको रोकेगा, मैं और मेरी जमात हर हद तक जाएंगे, मायूसी का इजहार नहीं करेंगे, बेबसी का इजहार नहीं करेंगे। फिर जो असेंबली में होगा आप देखेंगे। देखिए, और ये बेबसी नहीं है, ये बेबसी नहीं है। ये सारी बातें जो शाहिद साहब ने की और मैंने की हैं, हमारा दिल करता है कि ये हम असेंबली के फ्लोर पे करें। आज उस असेंबली के फ्लोर को ऑपोजिशन के लिए ज़बान बंदी कर दी गई है। मजबूरन हमें सड़कों पर आके मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ कौम तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो ये बेबसी हमारी नहीं है, ये बेबसी इस पार्लियामेंट की है, ये बेबसी इस जमहूरी निज़ाम की है, जिसको इस नालायक हुकूमत ने बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। जैसा कि तमाम जमातें और तमाम अरकान पार्लियामेंट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शो ऑफ हैंड या जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है सेनेट में, इसका रास्ता रोका जाए। अब हुकूमत ये इनिशिएट कर रही है, तो अपोजिशन और आपकी जमात क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? क्या प्लान क्या है? आप सपोर्ट करेंगे इस लेजिस्लेशन को? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक तरीका होता है, आइन की तरमीम का एक तरीका होता है। दोनों हाउसेज की एक कमेटी बनती है जिसमें हर पार्टी शरीक होती है, चाहे उस पार्टी का एक मेंबर भी असेंबली में हो। हमने जब इलेक्टोरल रिफॉर्म किए थे 107 मीटिंग्स हुई थी, सबकी मुशावरत से हुआ था। आज अगर आपको अपने मेंबरों पे शुबा है कि आपको वोट नहीं डालेंगे, तो बड़े देर से आपको ख्याल आ गया कि शो ऑफ हैंड्स हो। अगर सेनेट का मेंबर शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा, फिर कौमी असेंबली का मेंबर भी शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा, फिर सूबाई असेंबली का मेंबर भी शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा। जो आप वायलेशन, बेसिक जो तरीका होता है, जो सैंक्टिटी होती है वोट की, वो सीक्रेसी में होती है, ताकि मैं जिसको वोट दूं, जिसके खिलाफ दूं, वो कल मेरे हक में अपने हकूक गलत इस्तेमाल ना करे या मुझे मेरे खिलाफ ना चले। इसलिए वोट का ये तरीका होता है।